नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज स्वदेश विशेष में जो विषय हमने चुना है वो आपकी जिंदगी, आपके नौनिहालों की जिंदगी, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। फीस स्कूल की हो या कॉलेज की, ये अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, सुनने में बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत आदर्श इसका स्थापित होता है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर देखें तो अक्सर अभिभावक, कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे, हायर एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा हासिल करने वाले तमाम युवा, वो सभी फीस की मनमानी से परेशान रहते हैं। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के बाकी राज्यों में भी बढ़ती फीस से माँ बाप परेशान हैं। और माँ बाप ही क्यों, एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा फीस देकर किसी अलग शहर में पढ़ाई कर रहा है, वो मुश्किलों में आता है जब इस फीस में अचानक से बढ़ोतरी हो जाती है। माँ बाप परेशान हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनका दर्द वक्त वक्त पर छलकता रहा है, आवाज़ भी बुलंद होती रही है। लेकिन इस पूरे मामले में अक्सर बहुत से निर्देश मिलते हैं, बहुत से आदेश जारी होते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखें तो इस पूरे विषय में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुश्किलें जो हैं वो आसान नहीं होती हैं। अब माँ बाप का दर्द सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा यानी एजुकेशन जो है उसे लाभ कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए और ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए ताकि वो लोगों के लिए सुलभ हो, सहूलियत से भरी हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी आंध्र प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में ट्यूशन फीस बढ़ाने के मामले में सुनवाई के दौरान दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्यूशन फीस का निर्धारण या समीक्षा करते वक्त कोर्स के सिलेबस और इसकी पढ़ाई पर इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत जैसे तमाम फैक्टर्स पर विचार होना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद क्या जिस तरह का एक्शन लिया गया है, जिस तरह से जुर्माना रखा गया है, इसके बाद कॉलेजेस ट्रैक पर आएंगे। सवाल ये भी है कि आखिर भारत में इतनी महंगी शिक्षा क्यों है, बल्कि हम विदेशों में देखें तो वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई बहुत ही सस्ती है भारत के मुकाबले, जबकि यहाँ और वहाँ के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो भारत और विदेशों की, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन से बड़े रिफॉर्म किए जाने ज़रूरी हैं जिसकी वजह से ही शिक्षा में जो ये इकोनॉमिकल फैक्टर आता है और इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें प्रभावित होती हैं, ये भी हम जानेंगे। और इस पूरी चर्चा के दौरान हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से इस रिफॉर्म को आगे बढ़ाना होगा और आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को पढ़ा रहे माता पिता का दर्द समझा, मनमानी फीस पर सुप्रीम प्रहार नजर आया। अहम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि शिक्षा को फायदा कमाने का, जी हाँ, लाभ कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस पर जुर्माना लगाया। जी हाँ, ये जो पूरा मामला था वो आंध्र प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों का था जहां पर मनमानी फीस वसूली जा रही थी। नारायण मेडिकल कॉलेज है आंध्र प्रदेश का, जिस पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। क्यों लगाया गया है जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल सालाना 24 लाख एक एवरेज जो थी और इस कॉलेज की भी ट्यूशन फीस थी जो कि बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इस पर सुनवाई हुई और कॉलेजों को फीस निर्धारण की समीक्षा का आदेश दिया। अब 24 लाख साल के एक व्यक्ति अपनी पढ़ाई के लिए देगा, वो भी केवल एक पढ़ाई के लिए, जिसका सरकारी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ अलग ही तरह से एक सस्ती सुविधा मिलती है। सिलेबस, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पहलुओं पर विचार करने का आदेश भी नारायण मेडिकल कॉलेज को दिया गया है। तो मनमानी फीस पर सुप्रीम प्रहार नजर आया है और इसके साथ ही बहुत सारी अहम बातों पर विचार करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की तो उसमें सबसे अहम बात देखना होगा कि आखिर इतनी फीस भरने के लिए क्या भारत का व्यक्ति सक्षम है। भारत में 2021 में प्रति व्यक्ति 1,28,000 सालाना आय है। जी हाँ, ये पर कैपिटा इनकम भारत की है। वहीं चीन की बात करें तो यहाँ 9,74,000 सालाना प्रति व्यक्ति आय है और
अमेरिका में 55,24,000 सालाना प्रति व्यक्ति आय है, यानी पर कैपिटा इनकम चीन और अमेरिका के मुकाबले भारत की बात करें तो बहुत कम है। ब्रिटेन भी हमसे बहुत आगे। 2021 में ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय 37,62,000 सालाना प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम दर्ज की गई। और ऐसे में भारत की पर कैपिटा इनकम इतनी कम और कोर्सेज की फीस ज्यादा है। आप जरा मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जो खर्च का पूरा ब्यौरा है वो जान लीजिए। भारत में सरकारी और प्राइवेट एमबीबीएस कोर्स की फीस अलग अलग होती है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ये फर्क बड़ा है। अब जरा आपको बताते हैं, प्राइवेट कोर्स की जो एमबीबीएस की फीस है वो 50 लाख से शुरू होती है और 1 करोड़ से ज्यादा तक पहुंचती है। इसके अलावा सरकारी कॉलेजेस की अगर हम बात करें, खासतौर पे एमबीबीएस की, तो एमबीबीएस की फीस सालाना 50,000 से शुरू होती है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस में जो एक खाई है वो कितनी बड़ी है। निजी इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 1 साल का खर्च 2 से 5 लाख या इससे ज़्यादा है। अलग अलग जो कॉलेजेस हैं अपनी जो सुविधा है उसके हिसाब से चार्ज करते हैं। सरकारी कॉलेजेस में इंजीनियरिंग के 4 साल की फीस 20,000 से 7 लाख तक के बीच वेरी करती है। इसमें आपकी ट्यूशन फीस तो शामिल ही है, उसके अलावा बाकी चीज़ें सुविधाएं भी हैं, कई जगह हॉस्टल फीस भी इंक्लूड है। बीटेक की 4 साल की पढ़ाई की फीस और प्राइवेट दोनों में अलग अलग है। अगर हम बात करें AICTE की तो अलग अलग जो है वो साफ तौर पर माना जाता है। IIT की बात करें तो पूरे कोर्स की फीस 8 से 10 लाख के बीच वेरी करती है, लेकिन ये 8 से 10 लाख पूरी फीस होती है जिसमें हॉस्टल की फीस भी शामिल है। AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस में बीटेक की मिनिमम फीस 5 लाख है AICTE के अप्रूव्ड कॉलेजेस में, और मैक्सिमम जो फीस है वो चली जाती है 25 लाख तक। लेकिन ये कैप है, एक बेहतर कैप है, लेकिन बाकी राज्य अगर आपने इंजीनियरिंग कोर्सेज करते हैं उसमें अलग अलग तरीके से इसमें सामने आती हैं। और अब सबसे बड़ा फैक्टर जो हर साल सामने आता है वो है स्कूलों की पढ़ाई का। और हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में बेहद खास मेहमान डॉक्टर आशीष दत्त शर्मा जुड़ चुके हैं। आप है प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर वैदिक गुरुकुल से। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत। क्या आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही गंभीर समस्या की ओर जो इशारा किया है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या भारत में अब फीस रिफॉर्म को लेकर बड़े और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता आन पड़ी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया अभी अपना जो टिप्पणी करी है, वो जो ये स्पान है ये बहुत बड़ा है। देखिए, स्टेट के जो कॉलेजेस हैं उनकी फीस कोई 50-60 हजार रुपए सालाना है। इसमें अगर हॉस्टल का 40 या 45 हजार लगाते तो 1 लाख है, तो ये टोटल जो फीस है वो 4 से 4.5 लाख रुपए बैठती है, जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस की सीट नहीं बढ़ती तो वो रिबेट भी दे देते हैं। ये जो 25 लाख का जो कैप बताया गया है, ये जो ए कैटेगरी के जो इंस्टीट्यूट है उनके लिए है। तो जो बच्चे के लिए सुगम एजुकेशन है उसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से देखता इस पर्सपेक्टिव को तो बेटर रहता। उन्होंने सिर्फ जो ए कैटेगरी का कॉलेज है उसकी फीस के लिए बात की है। जी, लेकिन क्या मानते हैं कि जब हम बात करते हैं भारत में पर कैपिटा इनकम की, जो कि 1.25 लाख तक पहुंचती है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, और ऐसे में लाखों में ये पढ़ाई हो रही है, ऐसे में किन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना सबसे ज़्यादा आवश्यक है? क्या मानते हैं कुछ खामियां तो हैं जिसकी वजह से इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ी है, भले ही वो मेडिकल कॉलेजेस की मनमानी फीस को लेकर हो, लेकिन फिर भी किस तरह के रिफॉर्म की आवश्यकता अभी फिलहाल आपको नजर आती है? सर, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बाबत में बताना चाहूंगा आपको कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस को अगर एक ठीक ठाक सा कॉलेज रन करते हैं, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, टेक्निकल स्टाफ और बाकी जो एमिनिटीज है उसको, उसके जो ओवरहेड्स हैं उसको आप अगर लेके चलते हैं तो ये जो फीस है ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हर चीज बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेके चलते हैं आप तो भी इतना खर्चा हो जाता है। लेकिन ये जो 25 लाख रुपए फीस है, ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जो 70% इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो नहीं ले रहे हैं ये।
ठीक है, ठीक है, ठीक इनफैक्ट है। आईआईटीज की अ, फीस 2.5 लाख रुपए आप मानते हैं तो ये 10 लाख के आसपास या 11 लाख के आसपास बैठती है। जी, जी। वो आंकड़े में हमने कहा, लेकिन ख़ास तौर पे मेडिकल की पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल है और ज़ाहिर-सी बात है कि राज्यों में जिस तरह से मनमानी फ़ीस वसूली जा रही है, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। डॉक्टर कुलभूषण शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप हैं नेशनल प्रेसिडेंट नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस से। डॉक्टर कुलभूषण, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर? देखिए, जैसे आप फीस की बात कर रहे हैं तो फीस जो चाहे स्कूल की हो या कॉलेजेस की हो, ये ज्यादा होने के बहुत सारे कारण हैं और उसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जिन स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड जो है बहुत ज्यादा होती है या दूसरे खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। और जैसे अभी मेरे से पहले हमारे साथी कह रहे थे कि 70% इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे ही 70% चाहे आप स्कूल्स ले लें या कॉलेजेस ले लें, इनमें फीसिस कम है। ये कुछ ही लोगों की वजह से या कुछ जो स्कूल्स उनका इंफ्रा ही बहुत ज्यादा होता है, तो उनकी कॉस्ट की वजह से जो वहां पर कॉस्ट देनी पड़ती है। अदरवाइज जो है ज्यादातर कॉलेजेस हो या स्कूल हो, 70%, स्कूल भी 70% जो है 1,000 रुपए से कम फीस पर चल रहे हैं, ऐसे कॉलेजेस भी कम है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं और इसमें नीतिगत परिवर्तनों की बहुत जरूरत है। मेरा तो ये मानना है और हम नीसा की तरफ से हमेशा ये कहते हैं कि जो पॉलिसी है एजुकेशन की, वो गवर्नमेंट गाइडेड की जगह गवर्नमेंट फंडेड होनी चाहिए। और उसमें हम डीबीटी की बात करते हैं, उसमें आप स्कूल्स की भी मिनिमम फीस फिक्स कर सकते हैं, कॉलेजेस की एक मिनिमम फीस भी फिक्स होनी चाहिए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो एजुकेशन में होना चाहिए, जिससे एजुकेशन जो है वो अफोर्डेबल और सस्ती हो सके। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर इतने ज़्यादा होते हैं और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना चाहेंगे तो 2-3 आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जब हम मेडिकल की खास तौर पर पढ़ाई देखते हैं, हायर एजुकेशन की पढ़ाई देखते हैं, भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,28,000 तक पहुंचती है प्रति व्यक्ति आय। चीन और रूस, अमेरिका, इनकी प्रति व्यक्ति आय हमारी 7 से 8 गुना ज़्यादा है। फिर भी यहाँ मेडिकल की पूरी पढ़ाई 20 से 25 लाख में हो रही है। भारत में प्राइवेट कॉलेजों में ये पढ़ाई करोड़ों तक जा रही है। मैं इस तर्क से सहमत हूँ कि हो सकता है कि ये A+ कैटेगरी के कॉलेजेस हैं, लेकिन आखिर ये भी अगर करोड़ों रुपए ले रहे हैं तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता कि भारत, जहाँ पर एक इकोनॉमिक व्यक्ति का, जब आदमी अपनी जेब देखता है और अपने बच्चे का भविष्य भी देखता है, तो एक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप मानेंगे कि नहीं कि एक संतुलन बनाने का वक्त आ गया है और अगर हो गया है तो ये संतुलन किन किन स्टेप से बनेगा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो इंफ्रा पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं होना चाहिए, जोर नहीं होना चाहिए कि इतना लैंड होनी चाहिए, इतनी बिल्डिंग होनी चाहिए। उसको थोड़ा मिनिमाइज करने की जरूरत है। उसी पे सबसे बड़ा कॉस्ट का जो है एक फैक्टर आता है। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ, एजुकेशन जो है, जैसे आपने पर कैपिटा इनकम की भी बात कही है, हो सकता है ये जो डाटा, जो सरकारी डाटाज हैं कि इतनी इनकम है, तो इंडिया में कुछ इनकम जो है शो होती है, कुछ इनकम शो नहीं होती है। लेकिन जो है ये बहुत कॉस्टली होती जा रही है। और जो स्कूल एजुकेशन भी है, वहां पर भी जो कॉस्ट के साथ साथ एक जो कोचिंग का भी एक जो फैक्टर आ रहा है, जिससे पेरेंट्स के लिए एजुकेशन बहुत कॉस्टली हो रही है। आप उन पेरेंट्स की भी स्थिति को आंकलन अगर करके देखें कि एक तरफ स्कूल एजुकेशन कॉस्टली, उसके बाद कोचिंग एजुकेशन और फिर मेडिकल का इतना ज्यादा खर्चा, तो देश के कितने प्रतिशत, मेरे ख्याल से 2 से 3% पेरेंट्स ही ऐसे कॉलेजेस में एमबीबीएस और उसकी पढ़ाई कर सकते हैं और बाकी इससे वंचित रहेंगे। तो उसका एकमात्र एक रास्ता है कि पॉलिसी के अंदर चेंज लाना पड़ेगा और इसको गवर्नमेंट फंडेड करना पड़ेगा और मिनिमम फीस और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कहीं ना कहीं रिव्यू करके और कटौती करनी पड़ेगी, जिससे जो है एजुकेशन सस्ती हो। और जो गवर्नमेंट लैंड्स भी हैं, ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे स्कूल्स को या एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको देनी पड़ेंगी। और बहुत सारे टैक्सेस
जो एजुकेशन पे लगते हैं, एक तरफ कहा जाता है कि एजुकेशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, और एजुकेशन के साथ जुड़े जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब पे टैक्सेस जो है गवर्नमेंट वसूल करती है, जिससे एजुकेशन कॉस्टली होती जा रही है। इन सभी चीजों पर जो है चिंतन मंथन कर कि दोबारा जो है पॉलिसी स्कूल में ये अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है। डॉक्टर कुलभूषण, सवाल ये भी है कि बहुत सारे स्कूल दबाव भी बनाते हैं कि वो स्कूल से ही मटेरियल लें, स्कूल से ही यूनिफॉर्म लें, स्कूल से ही पाठ्यक्रम की सामग्री लें। ये भी बड़ा सवाल है, इस पर भी मैं आऊँगा। डॉक्टर नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, फॉर्मर डेप्यूटी सेक्रेटरी सीबीएसई से। डॉक्टर नेहा, बहुत बहुत स्वागत आपका भी इस शो में। पहले तो सुप्रीम कोर्ट की पूरी टिप्पणी को आप किस तरह से देखती हैं? हालांकि संदर्भ मेडिकल कॉलेज का था, लेकिन जो एक संदेश था वो पूरे देश के प्राइवेट कॉलेजों के लिए बहुत साफ था कि शिक्षा को लाभ कमाने का जरिया बनाने से बचना चाहिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया, और क्या वक्त आ गया है बड़े रिफॉर्म का? देखिए, मैं ये कहूंगी कि वैसे भी कोई भी शिक्षा संस्थान जो भी लोग शुरू करते हैं वो कहीं ना कहीं उनका मोटिव जो है लाभ कमाना नहीं होता। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई भी चीज किसी भी अच्छी चीज के लिए हमें एक कीमत देनी पड़ती है। तो अगर आप इंफ्रा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फैसिलिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक ब्रेक इवन या कुछ इस तरीके का हिसाब रखना पड़ता है, जहां पर जो आपका खर्च हो रहा है उस संस्थान को खड़ा करने में, उसको एक तरीके से पूरा अच्छी तरीके से समुचित रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए, कि आप उस चीज को मैनेज कर पाए। तो जहां तक ये बात है कि देखिए, यहाँ पर अगर हम शिक्षा की बात करें तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि हमारे यहाँ प्राइवेट संस्थान इतने क्यों आ गए हैं। और इसके लिए मैं सिर्फ ये कहूंगी कि हम अगर परिवर्तन ला रहे हैं तो हम इस वक्त फीस के बारे में बात करने की जगह क्या हम कुछ ऐसी चीज के बारे में बात नहीं कर सकते कि जो शिक्षा व्यवस्था की खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जा सके, जो सरकारी शिक्षा के जो तंत्र है, जो सिस्टम है, वहां पर चीजें बेहतर की जा सके, ताकि जो एक पब्लिक और प्राइवेट के बीच में अंतर पैदा हो चुका है, जो खाई है क्वालिटी की वजह से, उसको बैलेंस आउट किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा सवाल है कि जिस तरह से हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो सवाल ये भी उठते हैं कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें एक गुणवत्ता का स्टैंडर्ड मान दिया गया है। हायर एजुकेशन की बात हम छोड़ दें, हायर एजुकेशन में अभी भी आईआईटी और आजकल के बड़े संस्थान अभी भी वो रुतबा रखते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग को लेकर अभी भी प्रश्न बना हुआ है। और आशीष जी, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूँगा। इंजीनियरिंग, भारत एक डेटा जो कहता है उसके मुताबिक 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है। आवश्यकता 2 लाख इंजीनियर्स की है। 2 लाख इंजीनियर पर्याप्त हैं देश के लिए, 15 लाख हम पैदा कर रहे हैं। राज्य भर में ऐसी हालत हो गई है कि कई, आपके पास भी ऐसी खबरें आती होंगी, कई राज्यों में इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करने पड़े हैं। क्या वाकई हम क्वालिटी के ऊपर क्वांटिटी को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं? एक हमने देखा कि एक बूम आया था आउटसोर्सिंग का, बाकी चीज़ों का, और इस चक्कर में एक के बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते चले गए, और फीस यहाँ बहुत ज़्यादा है। सर, शुरू से शुरू करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर कोई 35 करोड़ बच्चा स्कूल कॉलेजेस में है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम, जैसे मैम ने अभी बताया, अगर थोड़ा ढंग से चलता है तो 35 करोड़ ये वो इनोवेटर्स हैं जो हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक इनोवेटिव एजुकेशन देने की है जो स्कूल से शुरू होती है। जब बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है तो बड़ी होप होती है, हमें उससे होप होती है और उसकी हमसे होप होती है। लेकिन जब हम आके देखते हैं कि उसका प्रैक्टिकल पार्ट बहुत वीक है, 4 साल कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता। इन 4 सालों में इंजीनियरिंग कॉलेजेस पूरी कोशिश करते हैं कि वो बच्चा थोड़ा इनोवेटिव हो, और सिर्फ जॉब सर्च करने वाला ही नहीं, वो जॉब देने वाला भी बने। हिंदुस्तान में 2 लाख इंजीनियर्स की जरूरत है, तो ये 13 लाख इंजीनियर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो जॉब दे सकें, तो हमारा देश बहुत बहुत तेजी से बदल सकता है। इंजीनियरिंग एजुकेशन का जो बेसिक्स था वो धीरे धीरे करके समय के साथ बदल गया। अब आजकल तो आप मान के चलिए कई कॉलेजेस में ये डिस्टेंस लर्निंग बोर्ड पे ही आ गया है। तो अगर हमने अभी भी समय रहते हुए इसको थोड़ा बदलाव नहीं किया, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को इंडस्ट्री से नहीं जोड़ा, तो जो ये गैप आ रहा है, जो 4 साल बाद जब बच्चा निकलता है
जब उसको फील्ड में आता है तो पता लगता है कि हम मतलब कहाँ पे लैग कर रहे हैं, और वो फिर वो क्या है, उस लैग के कारण वो इंजीनियरिंग फील्ड ही छोड़ देता है। तो मुझे लगता है कि आप स्कूल एजुकेशन से इसको शुरुआत करें और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत तेज़ी से ये बदलाव हो जाएगा। कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ हिंदुस्तान में है ही, 15 लाख इंजीनियर्स बन ही रहे हैं, इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हमारे पास हैं ही। स्कूल से स्टार्ट करते हैं, कॉलेजेस में भी जो एआईसीटी है उसके पास बहुत पावर है, बहुत विद्वान लोग वहाँ पे हैं, वो भी एक बार मंथन करें कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। अगर वो सुचारू अगर उसको ढंग से करते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज उनको सपोर्ट करते हैं तो मानिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। और ठीक है इंजीनियरिंग आशीष जी, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि इस पूरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के आड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा को व्यवसाय की बात कही है कि उसे मत समझें, तो बहुत सारे लोग हैं जो इसे एक व्यवसाय की तरह ही देख रहे हैं। और यही वजह है कि हम खबरें सुनते हैं कि फला राज्य में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए, या ये अनियमितता पाई गई, वहां फला अनियमितता पाई गई। तो ये भी, इसकी भी तो स्क्रूटनी जरूरी है। सर जो गलत कर रहा है उसके साथ उसको रोकना है। हमारे पास बॉडीज हैं, प्रोफेशनल बॉडीज हैं। अगर ऐसा कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस करता है तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को ये कोई एक बॉडी डेवलप करके उन चीजों को बंद करना चाहिए। लेकिन सभी लोग ऐसा कर रहे हैं ऐसा नहीं है। मैम ने जैसे बोला कि मेजोरिटी ऑफ लोग इस एजुकेशन सेक्टर में इसीलिए आए कि वो कुछ देश को देना चाहते हैं, कुछ एजुकेशन के साथ जुड़ के कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ जितने लोगों को हम जानते हैं वो लोग कोशिश कर रहे हैं इस बारे में। बाकी ये बात सही है सर, 2-4 लोग हर फील्ड में होते ही हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको रोकना जरूरी है। बिल्कुल, और यही वजह है कि इसमें बहुत रसूखदार लोग भी कूद पड़ते हैं। हमने कई बार ऐसी खबरें जानी हैं कि बहुत एक चेन है इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, हायर एजुकेशन की, स्पेशल कॉलेजेस की, जो बड़े ही रसूखदार लोगों की है, और अक्सर वहाँ से अनियमितताएं सामने आती हैं। डॉक्टर कुलभूषण, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस पहलू की मैं बात कर रहा था, और इस चीज़ से तो शायद लगभग हर पेरेंट्स इसको लेकर सवाल उठाते रहते हैं कि बहुत सारे विद्यालय ये दबाव बनाते हैं कि चाहे स्कूल की यूनिफॉर्म हो, चाहे पाठ्यक्रम हो, एक जो बच्चे को बेसिक नीड है उस शिक्षा को हासिल करने की, और उसके लिए जो भी उसके पास साजो सामान चाहिए वो विद्यालय से खरीदे जाएं। इसे कैसे देखा जाए? ये वक्त क्यों आया है? क्यों, आखिर इसके पीछे के तर्क क्या हैं? देखिए, एक बात तो मैं आपकी दोबारा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे कहना चाहूंगा, और इस टॉपिक पे भी आता हूं जो आपने सवाल किया है कि शिक्षा में आप कह रहे हो कि मुनाफा नहीं होना चाहिए, लेकिन शिक्षा सिर्फ एक ट्यूशन फीस ही है कि ट्यूशन फीस जो खर्च होता है वही पेरेंट पे एक बोझ पड़ता है क्या? जब वो पेंसिल खरीदता है वो शिक्षा से नहीं जुड़ी हुई। जब स्कूल के लिए लैंड खरीदी जाती है तो गवर्नमेंट उसमें प्रॉफिट कमाती है, ऑक्शन पे लैंड देती है, करोड़ों रुपए कमाती है। जब आप पेंसिल खरीदते हैं उस पे आप टैक्स देते हैं, जब आप कॉपी खरीदते हैं तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेती है। स्कूल में अगर कंप्यूटर खरीदा जाता है तो उस पर टैक्स है। स्कूल के लिए बस खरीदी जाती है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेती है। तो डॉक्टर कुलभूषण, ये विकल्प तो अभिभावक को देना होगा ना। ये विकल्प तो अभिभावक को देना पड़ेगा कि वो स्कूल से खरीदने के लिए ये दबाव क्यों झेले। वो स्कूल से चीजें, दबाव पे भी आता हूं सर, कि बात यह है कि स्कूल के पेरेंट ने किताब खरीदनी है, कहते किताब बहुत महंगी हो गई है। मैंने अक्सर कहा है कि आप किताब के रेट को कंट्रोल कीजिए। आप ये मत कहिए कि एनसीईआरटी की किताबें ले। आप कहें 100 पेज की अगर प्राइवेट पब्लिशर कोई किताब बनाता है उसका ये रेट होगा, आप उसको कंट्रोल कीजिए। उसको आप फ्री मत छोड़िए तो वो ऑटोमेटिक सस्ती हो जाएगी। चाहे वो फिर स्कूल से दे, चाहे वो बाहर से दे, पेरेंट को वही पैसे लगेंगे। तो गवर्नमेंट ही इसको रेगुलेट कर सकती है। इसमें कहीं पर भी अगर स्कूल से भी मिलेगा तो आप इस सवाल का गोलमोली जवाब दे रहे हैं, और ये जवाब नहीं हुआ। मैंने कहा कि ये विकल्प होना चाहिए, एक अभिभावक के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो स्कूल से कहीं से भी चीजें खरीदे या ना खरीदे। वो एग्री कि वो विकल्प होना चाहिए, वो कहीं से भी ले। ठीक है, बस यही बात। डॉक्टर नेहा, आपकी क्या टिप्पणी होगी इस पर, जिस तरह का आजकल हम देख रहे हैं, और ये शायद हर दूसरे स्कूल की कहानी है। देखिए, मैं यहाँ पर कहूंगी कि कोई भी स्कूल ये दबाव नहीं बनाता कि हम जो आपको दे रहे हैं, या पहली चीज तो सीबीएसई का सर्कुलर है जो साफ कहता है कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए। इस नाते स्कूल में कुछ भी ऐसा
खरीदने या बिक्री या कुछ भी चीजें नहीं, कोई भी दुकान जैसी चीज नहीं होनी चाहिए, और अधिकतर स्कूल इस चीज को मानते भी हैं। साथ में ये बहुत जरूरी बात है कि स्कूल कभी भी ये दबाव, ठीक है, स्कूल में हर स्कूल में यूनिफॉर्म होती है, एक बुक सेट होता है, अब जाहिर सी बात है जो भी किताबें हैं वो सारी किताबें मार्केट में मौजूद है, तो पेरेंट के ऊपर कोई भी ऐसा प्रेशर अधिकतर स्कूल नहीं बनाते जहां पर ये कहा जाए कि आपको यहीं से किताब लेनी है और स्कूल से ही किताब लेनी है और यही करना है। आमतौर पे स्कूल इस चीज को समझते हैं और इस चीज को बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि स्कूल बहुत प्रेशर बनाते हैं। बात शायद हमारी चर्चा के लिए बहुत अच्छी लग सकती है, हम इस बात को कह सकते हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यही है और वक्त वक्त पे मीडिया ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहा है। ज़मीनी सच्चाई यही है कि दबाव तो बनाया जाता है, पेरेंट्स पे दबाव बनता है। ये हम सारी चीज़ें नियमावली में बात कर सकते हैं, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे सवाल पहले भी उठते रहे, आज भी उठते हैं। आशीष जी, आप कुछ कहना चाहते थे, समय कम है, आखिरी टिप्पणी आपकी। सर, तरीके बदल देंगे अगर हम एजुकेशन सिस्टम के, मुझे लगता है ये सब चीजों की जरूरत नहीं है सर। हिंदुस्तान नंबर 1 पे आए पूरे विश्व में, लेकिन तरीके जो एजुकेशन सिस्टम के हैं वो बदलने चाहिए सर। ठीक है, तरीके बदलने होंगे और हमें वाकई बड़े रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर कुलभूषण, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर आशीष, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपने अपने तरीके से बहुत बेहतर तरीके से पक्ष रखा। कोशिश हम सब की यही थी कि जो शिक्षा में व्यवसायीकरण हो रहा है उसके अलग अलग पहलुओं को समझा जाए, क्योंकि आज जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की वो टिप्पणी बहुत सख्त थी और उसने बहुत बड़ा संदेश दिया। क्योंकि मेडिकल की अगर हम पढ़ाई करें तो हम ये देखते हैं कि बेतहाशा फीस की वजह से कई स्किल वाले बच्चे भी दाखिला नहीं ले पाते हैं, सीटें खाली रह जाती हैं और इस चक्कर में कट ऑफ तक घटाने की नौबत पड़ती है। तो जो पढ़ाई लोगों की जिंदगी से जुड़ी है, जहां स्किल सबसे ऊपर होना चाहिए, वहां पैसा फैक्टर होता जा रहा है। भारत में 5 लाख डॉक्टर्स की जरूरत है, जबकि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सिर्फ 1 लाख। क्यों? क्योंकि पैसा यहाँ ज्यादा है, इकोनॉमिक फैक्टर बढ़ चुका है और इसकी वजह से स्किल वाले बच्चे कहीं ना कहीं महरूम रह जा रहे हैं, दूसरे विकल्पों की ओर जाना पड़ रहा है। इसके उलट इंजीनियरिंग की बात करें, जैसा हमने कहा कि हर साल 15 लाख इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, जरूरत 2 लाख की है। यह असमानता कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में बहुत सारे जो अनियमितताएं हैं उसको जन्म देख रही है। हम देखते हैं कि सरकारें, गवर्नमेंट बॉडीज वक्त वक्त पर अदालतें फीस को लेकर निर्देश देते रहते हैं, फिर भी हालात उस तरीके से नहीं सुधर रहे जैसी आवश्यकता है। कोविड तक के समय जो चैलेंजिंग टाइम था, कई लोगों की नौकरियां गईं, उस वक्त पे भी शिकायतें यहीं आई, स्कूल कॉलेजेस मनमानी कर रहे हैं। तो क्या वक्त आ गया है भारत को कुछ बड़े फैसले लेने का, भारत को अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव से गुजरने का, ताकि शिक्षा का जो अधिकार है उससे कोई वंचित न रह जाए, जो जिस काबिल है, जैसा हकदार है, वहां तक वो पहुंच पाए। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।